Hello guys, today we are discussing question number 76 to 100. लास्ट 3 मॉड्यूल्स में चित्रा मैम ने आप लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक पूरे डिटेल मैनर में उसे एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा उन्होंने डिटेल में बताया विथ आंसर की। और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कराऊंगा पेपर 1 2025 का जो क्वेश्चन है पेपर 1 का उसका आंसर की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। ये सीरीज बी है। सबसे पहला इन्वायरमेंट, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर आता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें आप देखेंगे कि पहले स्टेटमेंट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि ये जो सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में, तब आप जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा जो पेपर जो हम लोग ने जो करंट अफेयर्स को हम लोग जो देते हैं उसमें आप देखते होंगे कि उसमें कीवर्ड्स और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रहता है। तो उसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को जानने से पहले आपके उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, फिर आप ऑप्शन पे आएंगे। तो सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली इसे पीवी इसका एक और नाम है, इसका नाम है पीवी टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। और ये 2015 में इनिशिएट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 2025 में आ रहा है, लेकिन कब का आ रहा है? 2015। तो यूपीएससी का ऐसा कुछ नहीं है कि उसी साल का ऐसा करंट अफेयर्स होगा। रिलेटेड करंट अफेयर्स वो कहीं से भी कनेक्ट करके पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पहला। दूसरा, इट एम टू क्रिएट स्किल्ड मैन पावर इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। तीसरा, द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो आंसर बताने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन को डिटेल में देखें। इसका आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, अब ऑप्शन डी में हम लोग जाएंगे, पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखा जाए। स्टेटमेंट 1 का जो एक्सप्लेनेशन है कि सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इंडीड एन इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। दूसरा में आप देखिए, द प्रोग्राम इज मेन ऑब्जेक्टिव टू ट्रेन यंग पीपल टू बिकम सूर्य मित्रा सोलर टेक्नीशियन। मैं बताया था 2015 में भी पहला कि इसका एक और नाम है पीवी टेक्नीशियन। ठीक है, पीवी टेक्नीशियन। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ये भी करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISC ये नोडल एजेंसी है MNRE का। इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सूर्य मित्रा प्रोग्राम ऑफन थ्रू वेरियस ट्रेनिंग इन सेंटर अक्रॉस द कंट्री। पूरे पैन इंडिया पे यही नोडल एजेंसी MNRE का NISC जो इसे इम्प्लीमेंट करता है। इसका मतलब ये कि ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर ऑप्शन आप देखिए, पहला ए ऑप्शन है 1 and 2 रॉन्ग, 2 and 3 रॉन्ग, 1 and 3 रॉन्ग, 1, 2 and 3 दिस इज करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर इज डी। चलिए अब हम लोग 77 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर, सीधे मैं आपको बताया ब्लू ग्रीन एल्गी।
ठीक है, यानी मैं आपको बताया कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अभी जितनी बातें हो रही है इन्वायरमेंट और को देखते हुए, इन्वायरमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, डिप्लोमेटिक हो रहा है, आप देखेंगे कि मैप का भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसलिए पूछा गया है कि वहाँ पे करंट लोकेशन में जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा गया। ठीक है, ये सब क्या है कि वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हुई है जिसको देख के वहाँ पे आपको मैप वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, पहले इसका स्टेटमेंट देख लिया जाए। It is a type of marine plant that help in carbon sequestration. ठीक है, it is type of bacterium that perform photosynthesis. It is a combination of algae and fungi forming a symbiotic relationship. It is a group of microscopic animal found in freshwater bodies. इसका करेक्ट आंसर है बी, बाकी ऑल आर इनकरेक्ट। इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियम दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दिस वन राइट। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए भी हम लोग शॉर्ट टर्म पे बोल सकते हैं। ए कॉमन नेम फॉर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। आप जब देखेंगे बायोलॉजी के बुक, एकदम सिंपल बुक का मैं नाम बता रहा हूँ, लूसेंट में आप जाके देखेंगे, लूसेंट में तो आपको ये दोनों चीज़ मिलेगा। ठीक है, हाँ, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, नॉट ट्रू एल्गी विच आर यूक्रियोटिक। ठीक है, अब दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सिमिलर टू प्लांट एंड सम कैन ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, ये आप देखेंगे दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यही क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलर टू प्लांट एंड सम कैन ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कंक्लूजन क्या है, पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट, चौथा इनकरेक्ट। दे आर नॉट एनिमल्स। ठीक है, दिस डिस्क्राइब लाइकेन, दे आर बैक्टीरिया दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मैं बताया ना फोटोसिंथेसिस, ब्लू एल्गी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर मैं बताया बी। ठीक है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा, आंसर बी। ठीक है, आंसर बी। दैट इज आंसर बी। चलिए 78 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका, मैं आपको बताया जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ मेंशन इन न्यूज इन लोकेटेड द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। आंसर इसका बी है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, लार्जेस्ट। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया इन द कोरल सी विच इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये कहाँ मिलता है, क्वींसलैंड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। जो आप लोग ऐसे वर्ल्ड मैप में जब आप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड मैप में दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पैसिफिक ओशियन। 79 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनजीटी इन्वायरमेंट से जितने भी रिलेटेड है वो, अब उसका जो डिस्प्यूट होता है जो भी, वो एनजीटी के द्वारा होता है। ये 2010 में बना था और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो एक्चुअली न्यू दिल्ली में है, बट यहाँ पे भोपाल दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ न्यू दिल्ली। ठीक है,
ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यानी तीसरा रॉन्ग है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। सी रॉन्ग, बी रॉन्ग। सबसे पहले जो रॉन्ग है ना वो जानने की जरूरत है, ये रॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर ए। ठीक है, यानी कि दिस वन राइट। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया वो आप देख लो। ठीक है, एनजीटी इस्टेब्लिश अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में, मेकिंग इट स्टैटूटरी बॉडी, देयर फॉर स्टेटमेंट इज वन करेक्ट। Statement 2, NGT is specially established for effective and expeditious disposal of case relating to environmental protection and conservation। में क्या बताया था कि environmental protection और कंजर्वेशन के लिए जो जुडिक्शन होता है, जो स्पीडी ट्रायल पे काम हो, उसमें एनजीटी उसमें डिसीजन देती है। तो इस कारण है, सो आप देखेंगे स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 मैं बताया कि न्यू दिल्ली में है लेकिन भोपाल में नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। कंक्लूड क्या करेंगे आप? जैसे एलिमिनेट करेंगे तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 80 क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। द नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज नैप सीसी। सबसे पहले हम क्या मैं बताया कि क्वेश्चन जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स अगर आप जानते हो अच्छे से तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। अब सबसे पहले नैप के बारे में तो एक्सप्लेनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद आंसर पे तो जाएंगे ही। एक्सप्लेनेशन क्या है कि नैप वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2008। इट इज आइडेंटिफाइड 8 कोर नेशनल मिशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अब 8 में कौन है? सोलर मिशन, उसके बाद है इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, मिशन ऑफ सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब ये 8 आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आंसर बहुत इजी वे में आप कर देंगे। ये है 8 स्ट्रेटेजी में, ये भी है, ग्रीन इंडिया मिशन भी है और नेशनल वाटर मिशन भी है। इट मीन्स तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस वन करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, 2008 में ये बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन। अब देखिए ज्योग्राफी का एकदम कोर क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मॉनसून। अभी मॉनसून का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को जानना होगा। ठीक है, इंडियन मॉनसून, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन मॉनसून। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन में बार बार बोलता हूँ कि पहले एक्सप्लेनेशन देखा जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग खुद ब खुद आंसर पे आ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया? द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऑफन रेफर टू एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून इज इंडीड characterized by a sudden and significant increase in rainfall over many part of India. Therefore, statement 1 is correct. Burst यानी अचानक से, ह्यूज मात्रा पे। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज जनरली ग्रेजुअल प्रोसेस लीडिंग टू क्लियर स्काईज एंड reduce rainfall over several weeks unlike its sudden onset. Therefore, statement 2 is correct. ठीक है, एंड थर्ड वन आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून को ऑल्सो है विंटर मानसून कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून को ऑल्सो विंटर मानसून ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेनफॉल टू साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली द कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर दिसंबर विंटर, इसीलिए इसे विंटर मानसून। देयरफॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। इट मीन्स आप जब देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट लाई कर रहा है क्वेश्चन से, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन मानसून। द ऑनसेट साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन इंक्रीज इन रेनफॉल, जो ब्रस्ट की बात हुई थी। ठीक है, सडन मैं बताया ना, सडन
द विड्रॉवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ग्रेजुअल प्रोसेस, जब वापस होता है वो तो उसका जो होता है धीरे धीरे उसका, इसमें आने के समय सडन होता है और जब वापस होता है तो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और तीसरा, इट द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग रेनफॉल टू द कोरोमंडल कोस्ट ड्यूरिंग विंटर, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जिसको हम लोग है सो विंटर मानसून भी कहते हैं, वो यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत ज़्यादा मात्रा पे बारिश होता है। और इसमें जो आप देखेंगे कि आम जो होता है मैंगो, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसका प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है कर्नाटक में, ठीक है। और अब बोल रहा है इसमें कि हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो अब इस वजह तीनों, तो आंसर क्या हो गया सी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप तभी वो चीज़ कर सकते हो अच्छे से जब आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को अगर समझोगे और उसके कीवर्ड्स को समझोगे तो आप आंसर देने में बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82, मैं आपको बताऊं कि अब जो क्वेश्चन नंबर 80 से जो क्वेश्चन आएगा, कोर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कुछ कुछ जो चीज़ें जो आपका बहुत स्ट्रेंथ है वो गलत नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर्स में एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, बहुत बहुत मायने नहीं रखता है, बट जो कोर है, जो कंट्रोल होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में, जस्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये सब जो है कोर क्वेश्चन, इस ये आपका मिस नहीं होना चाहिए, वरना आप दौड़ से बाहर हो जाते हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आपका बेस्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बाकी चीज़ तो अटैच करना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स, आप देखें द टर्म्स रिंग फायर इज एसोसिएट विथ, सबसे पहला अर्थवर्क, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें ये आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर बढ़ते हैं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर एक्चुअली पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है, और आप देखेंगे कि इसमें तीनों एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो आंसर डी है इसका, ठीक है, आंसर डी है। और एक्सप्लेनेशन की ओर बात करते हैं तो द रिंग और फायर इज मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशियन, मैंने कहा आपको, वेयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption occurs. It is characterized by a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arc and volcanic belts and plate movements. दूसरा पॉइंट, the high tectonic activity leads to frequent earthquake. जो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो अर्थक्वेक होने का सबसे बड़ा कारण होता है। इट इज़ होम टू मैनी एक्टिव वोल्केनो, हेंस वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन अकर्स अंडर द ओशियन, अंडर द ओशियन कैन डिस्प्ले लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सुनामी, यानी अर्थक्वेक भी हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है, सुनामी भी हो रहा है। तो देयर फॉर ऑल थ्री फेनोमेनन एसोसिएट विथ रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज डी 82 का। 83 ये हम लोग सीरीज बी कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको जैसा बताया कि चित्रा मैम ने आपको, हमारी R&D टीम, YP की R&D टीम ने इसे बहुत अच्छे तरीके से एक टाइम लेके इस आंसर की को बनाया है। मोस्ट ऑफ 100% मैं बोल सकता हूँ कि करेक्ट आपको ऑप्शंस मिलेंगे आंसर की इनका, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द नेशनल सेंटर ऑफ कोस्टल रिसर्च NCCR is located in Chennai. It work under the Ministry of Earth Science. Its mandate include research and development in coastal zone management. Which statement are given are correct? ठीक है, आपको मैं बोला जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो तो उसके कीवर्ड्स पे आपको फोकस होना चाहिए, तो आपको स्ट्राइक होगा। यानी NCCR के बारे में आपको जानना होगा, अर्थ साइंस के बारे में यहाँ पे है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये कीवर्ड्स है, NCCR कीवर्ड्स है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट कीवर्ड्स है। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर इसमें दिया हुआ है आंसर डी, यानी ऑल आर थ्री, ठीक है।
क्वेश्चन 1 and 2 only wrong, 1 2 3 wrong, 1 3 wrong, 1 2 3 करेक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन की ओर मैं मूव करता हूँ। हमें बताया था NCCR इज इंडीड लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई में ये लोकेटेड है, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट। NCCR इज अटैच्ड ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका जो ऑफिस है अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के ऑफिस से, यानी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, NCCR is a mandate include various aspect of coastal zone management। मैं क्या बताया था keywords, coastal zone management including studies on coastal erosion, pollution, climate change, impact on coast and developing strategy for sustainable coastal management। Therefore statement 3 is correct। यानी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा करंट से कोस्टल, आप देख रहे होगे कि कोस्टल का है सो कहीं ना कहीं करंट से कनेक्ट किया गया है, तो उसको भी आपको देखना होगा कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, जब जैसे पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हैं हमारे स्टैटिक पार्ट से। अब देखिए फिर से एक कोर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट। यानी आपको कोल्ड ओशियन करंट के बारे में जानना होगा। इसका आंसर है कैनरी करंट। ये है कोल्ड ओशियन करंट, ये है वार्म, कोर्शियो, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, ब्राज़ील करंट वार्म है। एक्सप्लेनेशन जान लीजिए, ये सब देखिए आपको जानना ही होगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोर चीज़ को आपको पढ़ना है तो NCERT से बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं है। आप NCERT में ये सब चीज़ आपको मिलेगा, 11th के NCERT में ही आपको मिलेगा ज्योग्राफी के। चलिए कोर्सियो करंट के बारे में, ए वार्म ओशियन करंट फ्लोइंग नॉर्थ ईस्टवर्ड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी वार्म, यानी फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग वार्म, फिर से ये वार्म, यानी ये भी गलत हो गया। करंट दैट ओरिजिनेट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिमो एंड एक्सटेंडेड टू द नॉर्थ अटलांटिक, केनरी, दिस इज राइट, कोल्ड ओशियन करंट that flow south westward along with northwestern coast of Africa. It is a part of North Atlantic Gale. Brazil current warm, this is wrong. Current that flows south along the coast of South America. ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो कोर सब्जेक्ट है उसको आप कंट्रोल कीजिए, NCERT पे फोकस कीजिए। ठीक है, और YPA का जो आपको मटेरियल मिल रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देखिए, PDF आपको मिलेगा, पूरे डिटेल एनालिसिस वहाँ पे किया हुआ है डे टू डे करंट अफेयर्स को, और हम लोग स्टैटिक्स पार्ट को भी उस पर अटैच कर रहे। देखिए फिर से एक स्टैटिक्स क्वेश्चन, कोर क्वेश्चन ज्योग्राफी का, अल नीनो, इसका अपोजिट होता है ला नीना। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ अ फेनोमिनन वेयर द सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिक पैसिफिक ओशियन बिकम सिग्निफिकेंटली वार्मर देन एवरेज। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ ड्रॉट इन इंडिया। ठीक है, और इट इज लीड टू इंक्रीज रेनफॉल इन पेरू। ठीक है, यानी इसका आंसर आप देखिए कि सी होगा इसका आंसर। ऑल द थ्री, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन आप इसमें देखिए, अल नीनो एकदम कोर सब्जेक्ट से है ये, फिजिकल ज्योग्राफी आप देखेंगे जाके इंडियन ज्योग्राफी में। अल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनॉर्मसली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्विलेटरल पैसिफिक ओशियन। दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल नीनो इवेंट। ठीक है, मैं आपको बताया इक्विलेटरल पैसिफिक ओशियन ये कहाँ पे इफेक्टिव होता है, इक्वेटोरल एरिया पे पैसिफिक ओशियन के। स्टेटमेंट टू अल नीनो जनरली लीड टू वीकेंड मानसून रेनफॉल इन इंडिया, यानी जब भी अल नीनो का इफेक्ट आएगा तो मानसून को वहाँ पे वीक कर दिया जाता है, मानसून वहाँ वीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे विच कैन रिजल्ट इन ड्रॉट और डेफिसिट रेनफॉल इन मैनी पार्ट ऑफ कंट्री, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 3, ड्यूरिंग अल नीनो
द वार्मर वाटर इज ईस्टर्न पैसिफिक टू इंक्रीज कन्विक्शन एंड रेनफॉल along the coast of पेरू एंड इक्वाडोर। देखिए पेरू एंड इक्वाडोर, वहाँ पे यूपीएससी ने दोनों नाम नहीं दिया, सिर्फ पेरू का बात हुआ, इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बट आप देखिए कि जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको करेक्ट करना होगा, देयरफॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल आर 3 आर करेक्ट। चलिए फिर से मैं आपको दे देखिए, फिर से कोर क्वेश्चन ज्योग्राफी से, ट्रांस हिमालयन रीजन, बहुत सी बातें हो रही है, चाइना, इंडिया, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पाक, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रीजन इज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन। काराकोरम रेंज सबसे हाइट, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, तो इसका आंसर है ऑल आर 3, यानी आंसर डी, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं काराकोरम के बारे में, क्योंकि फ्यूचर में ही आपको ज़रूरत पड़ेगा। द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालय, ठीक है, लाइज टू नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेंजेज एक्सटेंडेड पैरेलल टू द ग्रेट हिमालय, इसमें बहुत से सीरीज होते हैं जो ग्रेट हिमालय के पैरेलल होता है। काराकोरम रेंज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयन रीजन, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, में क्या बोला था हाईएस्ट। लद्दाख रेंज इज ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ द जस्कर रेंज, जस्कर के जस्ट ऊपर मिलता है, एंड साउथ ऑफ द काराकोरम, काराकोरम से नीचे जस्कर से ऊपर, ठीक है। इट मीन्स सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जस्कर, ये सीरीज है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ठीक है। जस्कर के बारे में आप देखिए, जस्कर रेंज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन सिस्टम, इट लाइज नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय एंड साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। अभी मैं बताया था कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, दिस इज द सीरीज, दिस इज द सीरीज ऑफ हिमालयन रीजन। अब आ जाइए क्वेश्चन 87 में, फिर देखिए कोर, हम बार बार बोल रहे कोर, कोर ज्योग्राफी से फिजिकल जो लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलता है, क्या उसका है सो उसका सिम्टम होता है, क्या वो उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ठीक है, क्या रिच होता है उसमें। दे आर रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम, दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, पोटासियम एंड ऑर्गेनिक मैटर, दे आर वेल सूटेड कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफी। सॉरी, तो आप देखेंगे कि ऑल स्टेटमेंट आर इज करेक्ट, क्योंकि लेटेराइट सॉइल में हम हमेशा वो रिच होता है आयरन से, एल्युमिनियम से, और उसमें जनरली वो पुअर होता है नाइट्रोजन, पोटासियम, ऑर्गेनिक मैटर, एंड उसमें वहाँ उस लेटेराइट सॉइल में आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे टी, नॉर्थ ईस्ट में आप देख लेंगे और इधर कर्नाटका में देखेंगे टी एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है और वो ज़्यादा सूटेबल होता है। ये एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ आपको है सो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिएगा। फिर भी मैं आप लोग बता देता हूँ। चलिए स्टेटमेंट 1, लेटेराइट सॉइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विच गेम रेडिश कलर, यही है सो रेडिश कलर देता है, हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। Statement 2, due to intense leaching the high rainfall area, laterite soil generally poor in nitrogen, ठीक है, पोटासियम, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर, low, their low fertility, laterite soil especially those who good drainage and suitable for the cultivation of certain crop like tea, coffee, cashew nut, rubber, particularly in area with high rainfall, suitable temperature। यानी लेटेराइट, ये जो हमारे एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि और भी एड ऑन चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन को किया गया हमारी आर&डी टीम के द्वारा, वाईपी आर&डी टीम के द्वारा, तो बहुत अच्छे से आप ज़रूर जाके देखें। क्वेश्चन अगर कोई ये बोलता है कि बहुत क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाके यूपीएससी पूछा है तो ये एकदम रॉन्ग बात है,
क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा जो इम्पॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। ये जितनी भी अभी हम ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का अभी लगातार जो हमने 5 7 10 क्वेश्चन देखा है, वो टोटल एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी से आप जाके देखोगे, आपको वहाँ पे हर कुछ मिलेगा। वर्ल्ड मैप आप देखोगे, ऑक्सफोर्ड का वर्ल्ड मैप जरूर देखिए, पॉलिटिकल देखिए, ठीक है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ मिलेगा। देखिए फिर से आ गया वेस्टर्न घाट, फिर से कोर क्वेश्चन ज्योग्राफी का। इसमें बोल रहा है हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, तो ऑब्वियस सी बात है अन्नामुडी होगा, ठीक है, आंसर बी होगा इसमें, ठीक है। गुरु शिखर माउंट आबू में है, वो सबसे टॉप में। दोदा बेटा कलसूबाई, दोटा बटाई सेकेंड वन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनामुडी, अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है, लोकेटेड इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। The highest peak in the Nilgiri hill, located in Western Ghat but lower than Annamudi. Kalsubai, the highest peak in Maharashtra, located in Saidri range, part of Western Ghat but lower than the Annamudi. Guru Shikhar मैं आपको बताया, Arauli range, located in not in Western Ghat. माउंट आबू की बात है यहाँ पे। Therefore Annamudi is the highest peak of Western Ghat. ये क्या है? ये सब कोर क्वेश्चन है। ये आपको, तो ये क्वेश्चन अगर आप मिस कर रहे हो तो आप दौड़ से बाहर हो जा रहे हो। इसलिए करंट अफेयर्स में अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता भी है, बहुत इशू नहीं है, लेकिन जो कोर क्वेश्चन है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। बट वाईपीए की टीम करंट अफेयर्स में इतने डिटेल और इतने अच्छे से आपको करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है कि क्वेश्चन, मैं 100% श्योर होकर बोलता हूँ कि क्वेश्चन हम लोग टच कर सकेंगे। हम लोग यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको कहीं ना कहीं हम लोग एक सही डायरेक्शन पे, वहाँ पे हम लोग उसको एनालिसिस कर पाएंगे भी, और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो हमारे करंट अफेयर्स को आप ज़रूर देखें एक बार, और आपको डिफरेंस मिलेगा। अभी मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप देखें वहाँ पे जाके, और आप लोग को ये भी दिखाया जाएगा कि हमारे करंट अफेयर्स से बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश किए हैं कि हम लोग बेस्ट आपको करंट अफेयर्स दें। अब क्वेश्चन नंबर 89 फिर से आप देखिए, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बोल लीजिए, ज्योग्राफी में भी आप बोल सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, सुंदरवन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। पीक बरम इज द लोकेटेड सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। मैंग्रोव आर फाउंड ओनली, यही आपको समझना होगा, एलिमिनेट करने का ये सब तरीका है। ओनली, एनी, दिस ऑल आर द वर्ड जहाँ पे आपको एक बार रुकना होगा, अच्छे से समझना होगा। कोस्टल एरिया नॉट इन द रिवर डेल्टा। अब आप देखिए, इसका आंसर है 1 और 2। मैं अभी बोला था ओनली, मैं अभी ऑप्शन भी नहीं देखा लेकिन मेरे दिमाग में आंसर आ चुका था। तो ये क्या है? दैट इज एलिमिनेशन प्रोसेस। आप एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शन को देख के। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो वेग वर्ड्स होता है, जहाँ पे आपको रुकना है, उसमें सोचना है कि ओनली हो गया, एनी हो गया, ये सब में कॉन्ट्राडिक्शन है। सोच पे सोचिए उसको अच्छे से, एजम्पशन कीजिए कैसे करना है। आप देखिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर ए, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो रॉन्ग है, बाकी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, सुंदरवन शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, शेयर्ड बाय बांग्लादेश। और आप ये देखिए यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट थर्ड भी थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए कि मैंग्रोव थ्राइव्स इन कोस्टल एरिया, एस्चुरी, रिवर डेल्टा वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विथ सॉल्ट वाटर। मैनी सिग्निफिकेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइक द सुंदरवन आर लोकेटेड इन रिवर डेल्टा, सो स्टेटिंग दे आर नॉट इन रिवर डेल्टा इज इनकरेक्ट। मैं आपको देखिए यहाँ पे, आप स्टेटमेंट थर्ड में आप देखिए, स्टेटमेंट थर्ड क्या है कि मैंग्रोव आर फाउंड ओनली इन कोस्टल एरिया एंड नॉट इन रिवर डेल्टा। यहीं पे गलत हो गया, रिवर डेल्टा में भी पाया जाता है, ये ओनली जो इसको पकड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 90 फिर से देखिए, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बर्ड्स है,
जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाया जाता है। हिस्टोरिकली पहले आंध्र प्रदेश में पाया जाता था, लेकिन अब ये देखने को वहाँ नहीं मिलता है। इसलिए आप अभी रिसेंट में आप देखोगे तो इसका आंसर 1 2 3 यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसो क्रिटिकली लो पॉपुलेशन है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरिया से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज प्राइमरली फाउंड इन ड्राई ग्रास लैंड एंड स्क्रब लैंड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज रिमेनिंग पॉपुलेशन आर हाईली फ्रैगमेंटेड। राजस्थान मिलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान इज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द GIB ग्रेट इंडियन बर्ड फाउंड इन पार्ट ऑफ गुजरात लाइक द कच्छ रीजन। महाराष्ट्र स्मॉल पॉपुलेशन आर फाउंड इन सर्टेन एरिया ऑफ महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश ये रॉन्ग है। हिस्टोरिकल यानी पास्ट में मिलता था बट अभी नहीं है। GIB वाज फाउंड इन आंध्र प्रदेश बट इट प्रेजेंस इज नाउ एक्सट्रीमली रेयर और एक्सटिंक्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए फिर से ज्योग्राफी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जिस लड़के को ज्योग्राफी का कंट्रोल है उसके कोर पे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए होंगे। अभी तक मैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अभी तक मैं देख लिया हूँ और 25 क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन अभी तक कोर ज्योग्राफी से मुझे देखने को मिला। और जो NCERT के क्लास 11 की NCERT को जो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, मैं बता रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन में एटलीस्ट 11 क्वेश्चन का 100% करेक्ट होगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशियन डाइपोल। It is irregular oscillation of sea surface temperature in the Indian Ocean। ठीक है। सेकेंड, ए पॉजिटिव IOD Indian Ocean associate with increased rainfall in India। A negative IOD is associated with drought in Australia। Answer is B, only 2। V, how many of the statement। अब एक नया देख रहे हैं कि यूपीएससी की जो सोच है ना आपसे बहुत दूर तक है। आप क्या सोच रहे हो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, बट वो बोल रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में कितने ऑप्शन सही है। तो ओनली 2 ऑप्शन, यानी पहला जो 3 इसमें है उसमें है सो 3 है जो ऑप्शन सही है और तीसरा जो है वो गलत है। स्टेटमेंट, द इंडियन ओशियन डाइपोल IOD is indeed the irregular oscillation of sea surface temperature between western and eastern tropical ocean। Therefore, statement 1 is correct। Statement 2, positive IOD mean warmer than average sea surface temperature in the western Indian Ocean and cooler than average in eastern part। This pattern generally enhance the Indian monsoon। IOD हमेशा इंडियन मानसून को इनहेंस करता है, लीडिंग टू इंक्रीज रेनफॉल इन इंडिया। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एंड थर्ड one, a negative IOD is characterized by cooler water in the western Indian Ocean and warmer water in the eastern ocean। This pattern typically lead to increased rainfall in western Australia। ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेट है और इंडिया का मोस्ट ऑफ थोड़ा सा आप उसमें एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो IOD यहाँ पे भी रेनफॉल को बढ़ाता है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी रेनफॉल को बढ़ाता है। कैन बी एसोसिएटेड विथ रिड्यूस रेनफॉल ड्राउट इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में ड्राउट रेनफॉल को कम करता है। जो तीसरा जो ऑप्शन था जहाँ पे ये बोला गया कि है सो ऑस्ट्रेलिया में है सो ये कम करते हैं रेनफॉल्स को IOD, बट ऐसा नहीं है, ये ईस्ट अफ्रीका में कम होता है। द स्टेटमेंट से ड्राउट इन ऑस्ट्रेलिया बट ड्राउट इन ईस्ट अफ्रीका विच इज ब्रॉडली इनकरेक्ट, जो मैं बताया आपको। ठीक है। एज ए नेगेटिव IOD ऑफन ब्रिंग मोर रेन टू पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो आंसर आपको मैं बताया कि इसका आंसर हो जाता है आंसर B। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92, सरगासो सी। बहुत आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो सरगासो सी के बारे में आपको मिलेगा। अब्सेंस ऑफ लैंड बाउंड्री, प्रेजेंस ऑफ सरगासम सीवीड, लोकेशन इन द अटलांटिक ओशियन। अब इसमें आपको देखना है कि तीनों जो ऑप्शन है इसका वो तीनों सही है, यानी
ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सरगासो सी, द स्टेटमेंट सरगासो सी इज ए रीजन इन द गियर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इट इज यूनिक बिकॉज इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड दैट हैज़ नो लैंड बाउंड्री। इसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, इंस्टेड इट इज़ बॉन्डेड बाई ओशियन करंट। ओशियन करंट इसका बाउंड्री बनाता है। देयर फॉर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, इट इज़ ए नेम्ड आफ्टर द जीनियस ऑफ फ्री फ्लोटिंग सीवीड कॉल्ड sargassum which is abundant in the water. Therefore statement 2 is correct. It is located entirely within the Atlantic Ocean, especially in the North Atlantic. Therefore statement 3 is correct. And all statements are correct. It means answer is D. Answer is D. Answer is D. चलिए अब 93, क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फिर से देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। नेशनल पार्क इन इंडिया इस्टेब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया अलाउ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि कितने, मैं बताया हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो सी ऑल आर करेक्ट है, यानी कि ऑल द थ्री। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज किया है यूपीएससी, पहले ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू एंड उसमें से कोई नहीं। अब इसमें क्वेश्चन आने लगा है कि जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट, उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। नेशनल पार्क आर इंडियन एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट WPA, स्टेटमेंट 1 करेक्ट। नेशनल हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अफोर्डेड एंड मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हैबिटेशन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट दोज स्पेशली अलाउड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इन सर्टेन केसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। कुछ कुछ जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए कुछ कुछ चीज़ों को एक्टिव करते हैं, इजाज़त देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है विल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन जनरली अलाउ ए लिमिटेड डिग्री ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ किया जा सकता है लाइक ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इवेंट टूरिज्म एज लॉन्ग दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बींग ऑफ वाइल्ड लाइफ अनलाइक द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का जो रेगुलेशन होता है स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए ये भी सही है। और ये 1972 जो WPA है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था। और उस समय 1972 में आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात हुई थी। बेतला नंबर 1 जो उस समय इस्टेब्लिश किया गया था, बेतला पलामू में टाइगर है ना। अब आ जाइए 94। अब एक डिजीज़ है जूनोटिक डिजीज़, इसके बारे में जानना भाई, अभी रिसेंट लाइमलाइट में था। ठीक है, इट काउज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, दिस इज राइट। प्राइमरीली अफेक्टेड मैरीन लाइफ, आर स्प्रेड थ्रू द एयर पॉल्यूशन, करेक्ट बी, ऑल आर A, C, D इनकरेक्ट, यानी करेक्ट बी। एक्सप्लेनेशन, जूनोटिक डिजीज, जूनोज आर infectious disease that are caused by pathogen like bacteria, virus, parasite and fungi. The originated in animal and transmitted to human. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप देखिए कि मॉनसून से, क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट से, वेदर से कम से कम 4 सब चीज़ तो पूछ ही लिया। अल-नीनो पूछ लिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो लिया, IOD पूछ लिया। ठीक है, सब कुछ तो फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दे आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरियन रीजन, एकदम करेक्ट है। दे ब्रिंग सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एकदम करेक्ट, राइट। दे आर क्रूशियल फॉर रबी क्रॉप इन पंजाब, एकदम ओके है। यानी
ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी आंसर सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर आप देख लें यहाँ पे, तो चलिए एक्सप्लेनेशन पे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म सिस्टम दैट ओरिजिनेटेड ओवर द मेडिटेरियन सी, यूरोप में, bring sudden winter rainfall to the north part of the Indian subcontinent। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्चुअली रेनफॉल विंटर सीजन पे इसके द्वारा होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं इन हिंदी। स्टेटमेंट 2 में आप देखेंगे, दे आर इंडीड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, स्नोफॉल ऑफ हिमालयन रीजन, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। The winter participation, rain and snow brought by western disturbance is vital for the success of rabi crop। ठीक है, विंटर क्रॉप लाइक वीट, बार्ली इन द प्लेन ऑफ पंजाब हरियाणा, यानी इन इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, जो मैं आपको बताया कि ऑल आर 3। क्वेश्चन नंबर 96, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए वहाँ नेशनल पार्क पूछ लिया गया है, यहाँ पे बायो रिजर्व, यानी बहुत कोर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है इस बार। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंटली कल्चरली सस्टेनेबल, प्रोवाइड एरिया फॉर रिसर्च मॉनिटरिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसमें आप देखिएगा ऑल 3 है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एलिमिनेट करिए, ये सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब देखिए बायोस्फीयर के बारे में आपको, बायो रिजर्व के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ जानना होगा कि ये कब हुआ। बायो रिजर्व आर साइट इस्टेब्लिश्ड बाय कंट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर मैप के अंदर प्रोग्राम। द ऑब्जेक्टिव आर मल्टी फेस्ड। They aim to conserve landscape, ecosystem, species, genetic variation as well as preserve associate cultural value. Therefore, statement 1 is correct. Statement 2, they seek to foster economic development that ecology and culturally sustainable, balancing conservation with development. Therefore, the statement 2 is correct. And statement 3, they provide location for research, monitoring, education and training related to the biodiversity conservation and sustainable development। यानी आप देखिए जो स्टेटमेंट 3 है वो क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एरिया फॉर रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब आप यहाँ पे देखिए, रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे हम लोग पढ़ते हैं। ग्रीन वॉशिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, दिस इज द करंट अफेयर्स। ग्रीन वॉशिंग, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग polluted water using green technology, is totally wrong. The practice of making an unsubstantiated or misleading claim about the environmental benefit of a product, service, technology or company practice. Good, right. The method of the promoting sustainable agriculture without using chemical, wrong. The strategy of reduce carbon emission through afforestation, wrong. ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एन अनसब्सटेंशिएटेड और मिसलीडिंग टर्म्स क्लेम अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ ए प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी और कंपनी प्रैक्टिस। अब ग्रीन वॉशिंग के बारे में थोड़ा जाने। ग्रीन वॉशिंग इज ए डिपेटिव मार्केटिंग प्लोई वेयर ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मोर टाइम एंड मनी क्लेमिंग टू बी ग्रीन, environmentally sound through advertising and marketing than actually implementing environmentally sound practices. It is about presenting a misleading positive image of environmental impact. It is not a cleaning process. This accurately define greenwashing, correct, B answer. This describe organic farming or similar practice. It is not related to greenwashing. And incorrect, D, the describe a carbon sequestration strategy, means deforestation
जो बात यहाँ स्टेटमेंट डी में इन्होंने कहा एफॉरेस्टेशन, ये टोटली रॉन्ग। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर बी। और ग्रीन वॉशिंग का डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताया एक्सप्लेनेशन में, ये ना तो क्लीनिंग प्रोसेस है, ना तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और उस तरीके के प्रैक्टिस को डिफाइन करता है, और ना ये कोई एफॉरेस्टेशन और कार्बन सब्सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी मैं बताया था, मैप का क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि मैप का क्वेश्चन भी यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो मैं आपको बताया। ठीक है, इथोपिया राइट, सोमालिया राइट, केनिया रॉन्ग, इट्रिया राइट। सेलेक्ट 1 and 2 wrong, 1 2 3 4 right, 1 3 4 wrong, 1 2 3 4 wrong, यानी थर्ड ऑप्शन जहाँ जहाँ भी होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये हम लोग समझते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज ए पेनिनसुला एंड जियोपॉलिटिकल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका. It is generally considered to comprise 4 countries: Djibouti, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। कंक्लूजन जो मैं आपको बताया कि इसमें केनिया नहीं है। कोनिया इज ए पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका बट नॉट टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो है पेनिनसुला जियोपॉलिटिकल रीजन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है, बट इसमें केनिया नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग फिर से देखें इन्वायरमेंट की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में ये कीवर्ड्स को आपको जानना बहुत ज़रूरत है। दे आर बिल्ड बाय पॉलिप्स एंड सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। दे थ्राइव इन वार्म, शैलो, क्लियर एंड न्यूट्रिशन पुअर वाटर। दे आर ओनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन इन करेक्ट? तो ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच वन? तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है। अब आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं कि कोरल रीफ आर इंडीड फॉर्म्ड बाय कॉलोनीज ऑफ टीनी मैरीन एनिमल कॉल्ड कोरल पॉलिप्स विच सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन टू फॉर्म देयर हार्ड exoskeleton which accumulated over time to build the reef structure. Therefore statement 1 is correct. Coral have a symbiotic relationship with algae that perform photosynthesis. photosynthesis में भी कोरल रीफ का बहुत बड़ा रोल होता है. This requires warm, shallow, clear and nutrition poor water. It means statement 2 is correct. ठीक है, अब आ जाइए आप स्टेटमेंट 3. While the vast majority of coral reef are found in tropical, subtropical region, coral triangle, Great Barrier Reef एक क्वेश्चन अभी भी पूछा है, Great Barrier Reef. There are also cold water corals found in deeper, colder water globally, including outside tropical regions. So stating they are only found in tropical region is incorrect. only वर्ड यहाँ पे भी है, जो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था। आप देखिए, दे आर ओनली, ये चीज पे मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ एनी, ओनली, ऑल, ये सब चीज को बहुत करीब से देखना है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिग इकोनॉमी। ये जो गिग इकोनॉमी की बात आई थी, ये इकोनॉमिक सर्वे 2014 और 2015 के इकोनॉमिक सर्वे में गिग इकोनॉमी की बातें हुई थी, और फिर वो धीरे धीरे ये न्यूज़ पे आने लगा। इसका मतलब होता है ए फ्री मार्केट सिस्टम वेयर टेम्पोररी position are common and organization contract with independent worker for short term engagement, that is gig economy. ठीक है, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रॉन्ग,
Governmental control over mean of production wrong. Equilibrium character by extensive international trade wrong. ये लोकल बेसिस पे है, शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट होता है. एक्सप्लेनेशन गिग इकोनॉमी का मैं यहाँ पे आपको देता हूँ. दिस टर्म डिस्क्राइब ए फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पोररी पोजिशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिपेंडेंट वर्कर. शॉर्ट engagement. Instead of traditional full-time employment, people work on project by project or task by task basis. This is geeks. इसे geeks बोला जाता है. यानी पहला इनकरेक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा करेक्ट वाइड एस्पेक्ट इन डिफिनीशन ऑफ गिग इकोनॉमी, तीसरा इनकरेक्ट, चौथा इनकरेक्ट. तो ये पूरा 100 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट आज हुआ. पेपर 4 मॉड्यूल पे हम लोग ने आपको ये पूरा R&D करके 100% जो रिसर्च हुआ है बहुत ही टाइम लेके अच्छे से किया गया है. आंसर की भी है, सो आ जाएगा. और अब रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आने की बात है. तो आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले इस पूरे टोटल 1 to 100 क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन है उससे आप बहुत अच्छे से देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ जानने को मिलेगा. और हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूथ पावर एकेडमी, वहाँ पे भी आप जाइए. वहाँ पे पर डे करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल्स है वो लगातार वहाँ पे अपलोड किया जा रहा है और बहुत डिटेल मैनर में बताया जा रहा है. और हमारा जो करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन है वो हमें आपको टेलीग्राम चैनल YPA भारत, यूज़र नेम @YPA भारत में आप जाइए. वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे आपको ये टोटल PDF वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा. और रोज़ाना आपको पर डे डेली करंट एनालिसिस आपको मिलेगा और एक टोटल कंपाइलेशन आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा. इस तरीके से हमारा है सो पेपर 1 का जो भी डिस्कशन पार्ट था बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया है 4 मॉड्यूल के द्वारा. चित्रा मैम, हमारी पूरी टीम जो YPA की टीम है, निखिल सर, लोग हैं, ये सब लोग यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए हैं. आप लोग अच्छे से इसको आगे बढ़िए और इसको कीजिए. ओके, बाय, टेक केयर.